नमस्कार, जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर ही आधारित है। इसमें हम कुछ डिटेल से बात करेंगे कि कब से ये समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की बात उठी और कब से ये लेस्बियंस को, गेज को भारत में मान्यता दी गई और आते आते सामाजिक विकृति तक पहुंचने के लिए इसने दस्तक दे दी। समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 अक्टूबर 2023 को जो आया, संविधान पीठ ने दिया था और जिसमें 5 जज मुख्य न्यायाधीश समेत शामिल थे और 4 जजों ने अलग अलग अपना फैसला दिया। एक जज ने दूसरे जज के साथ में अपने फैसले को शेयर किया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब और वरिष्ठ न्यायाधीश जो अभी 20 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, एस रविंद्र भट्ट, उनके फैसले एक दूसरे को काट रहे थे। यानी कि रविंद्र भट्ट साहब ने जो बात कही वो बात अल्टीमेटली ये थी कि जो ये मान्यता देने की बात है, जो प्रोटेक्शन की बात है, वो ऑलरेडी विभिन्न कानूनों में दिया गया है, इसलिए नए तरीके से इसमें कानून बनाने की जरूरत नहीं है। वो प्रोटेक्शन मिला हुआ है। मामला सिर्फ एक है, समलैंगिक विवाह यानी कि सेम जेंडर मैरिज को क्या मान्यता दी जाए या न दी जाए। तो वहीं तक हम रुकते हैं। तो न दी जाए तो हम देने के पक्ष में नहीं है, इससे समाज में विकृतियां आएंगी। LGBTQIA ये शब्द आप जान ही चुके हैं और हेट्रोसेक्सुअल मैरिज ये आप जान चुके हैं। हेट्रोसेक्सुअल मैरिज मतलब जो अभी तक चला आ रहा है, एक दूल्हा है, एक दुल्हन है। अब समलैंगिक विवाह का मुकदमा या याचिका जो सुनवाई यहाँ तक पहुँची है, इसके आधार में यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा है मैं आपको बताऊं। समलैंगिक विवाह की लड़ाई भारत में वर्ष 2009 से शुरू हुई है। ये फैसला 17 अक्टूबर 2023 को आ पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में समलैंगिक संबंधों को, सेम जेंडर रिलेशंस को मान्यता दे दी थी। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। आईपीसी की धारा 377 क्या कहती है? वो ये कहती है कि अप्राकृतिक यौन संबंध जो है वो अपराध की श्रेणी में है, लेकिन 2018 में इसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, यानी कि अपराध की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। उसके बाद आता है पुत्तुस्वामी केस, जिसमें राइट ऑफ प्राइवेसी की बात कही गई, यानी कि विवाह करें, साथ में रहें, लिविंग रिलेशन में रहें, जैसे भी करें, ये आपकी मर्जी है, ये आपका प्राइवेसी है। हाँ, ये तब भी ये नहीं कहा था कि फंडामेंटल राइट कोई चीज है, ऐसी बात नहीं उठी थी। इसकी क्रोनोलॉजी इस तरह से है कि जुलाई 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को यानी कि सेम सेक्स रिलेशंस को अपराध की श्रेणी से बाहर किया। ये दिल्ली हाई कोर्ट का मामला है और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ और दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और ये कहा कि समलैंगिक संबंध रखना अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कि सेम सेक्स अगर आप कोई संबंध, रिलेशन बना रहे हैं तो ये अपराध की श्रेणी में है और रहेगा। यहां तक तो सुप्रीम कोर्ट भारतीय समाज की अवधारणाओं और परिवार संस्था के साथ चल रहा है। देखिए 2013 तक। उसके बाद अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को तीसरे जेंडर के तौर पर मान्यता दी, यानी कि उनको एक आइडेंटिफाई किया। यह भी समझ में आता है क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से उनके साथ में अन्याय हुआ है, तो उनको एक तीसरी श्रेणी के रूप में वो न तो अपने को पुरुष लिख सकते हैं न महिला लिख सकते हैं, तो उनकी श्रेणी जो प्रकृति ने उनको दी है उसी को ट्रांसजेंडर कहा गया। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में, अप्रैल 2014 में इसको मान्यता दी। अब आते हैं कि उन मुकदमों को जिनको मामले की सुनवाई का आधार माना जा रहा है। पहला केस आता है अगस्त 2017 में और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का सर्वसम्मत से फैसला, जिसमें 9 जज शामिल थे और
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और यह ऐतिहासिक केस के.एस. पुट्टुस्वामी के नाम से प्रसिद्ध है। पुट्टुस्वामी कर्नाटक हाई कोर्ट में जस्टिस रह चुके हैं। वो इस मामले के मुख्य याचिकाकर्ता थे। संविधान पीठ में 9 जज जो थे, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन मिस्टर जे.एस. खेयर और जस्टिस जे. चमलेश्वर, ये भी नाम बहुत प्रचारित रहा है, आपने सुना होगा। जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस R.K. अग्रवाल, जस्टिस R.F. नरीमन। जस्टिस R.F. नरीमन के बारे में भी आप जानते होंगे। और उसके बाद जस्टिस A.M. सप्रे साहब हैं, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ और जस्टिस S.K. कौल और जस्टिस S. अब्दुल नजीर। अब जो ये 17 अक्टूबर 2023 को जो फैसला आया है इस संविधान पीठ से, यानी कि अगस्त 2017 वाली जो संविधान पीठ थी, उसमें 2 जज थे इस पीठ के। वो कौन हैं? जो आज चीफ जस्टिस हो चुके हैं, D.Y. चंद्रचूड़ साहब हैं, और दूसरे जो हैं S.K. कौल। जस्टिस कौल ने 2023 में चीफ जस्टिस के फैसले को डिटो एक तरीके से स्वीकार कर लिया। काफी कुछ वो उनसे उनके विचार मिलते हैं। अब जो 2017 का फैसला था उसका कहना था कि निजता का अधिकार यानी कि राइट ऑफ प्राइवेसी भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है। इसलिए जो है प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अब आता है सुप्रीम कोर्ट का एक और ऐतिहासिक फैसला जिसको मैंने अभी आपसे जिक्र किया था। नवतेज सिंह जोहार बनाम अन्य और केंद्र सरकार, ये 2018 में इसका फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2008 में समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया, यानी कि आईपीसी की 377 धारा से बाहर कर दिया। ऐसे फैसले के बाद समलैंगिक विवाह को कानूनी अधिकार देने की मांग उठनी शुरू हो गई। देखिए क्या क्या रिपरकशन होते हैं। एक फैसला होता है किसी और चीज का, उसके साइड इफेक्ट या उसके इफेक्ट्स कई और जगह पड़ते हैं। तो ये 2018 का ये जो मामला था, इसने कई मुकदमों का बेस बना दिया, आधार बना दिया। और 17 अक्टूबर 2023 को जो ये फैसला आया है, इसकी नींव जो है सबसे पहले हैदराबाद में पड़ी थी। अब हैदराबाद में कैसे पड़ी? हैदराबाद में रहने वाले गे कपल, गे यानी कि पुरुष पुरुष एक साथ में, सुप्रिया चक्रवर्ती और अभय डांग की याचिका इस यज्ञ की, यानी कि जो 17 अक्टूबर 2023 को जिसका फैसला आया है, इस पूरे यज्ञ महायज्ञ की पहली आहुति थी। और सुप्रिया चक्रवर्ती और अभय डांग दोनों करीब करीब 1 दशक से प्रेम संबंध में हैं, यानी कि साथ में रहते हैं। इस रिश्ते को वो शादी के बंधन में तब्दील करने के लिए गे मैरिज को कानूनी मान्यता दिलाना चाहते हैं या चाहते रहे हैं, ये उनकी मंशा रही है। इसी कपल ने साल 2022 में अपनी मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और याचिका दर्ज करते हुए मांग की LGBTQIA+, ये बड़ा लंबा टर्म है, कभी इस पर भी बात करेंगे। LGBTQIA+ नागरिकों को भी अपनी पसंद की शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए। दायर याचिका में स्पेशल एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के प्रावधानों को भी चुनौती दी गई, जिस पर केंद्र सरकार का कहना था कि यह मामला संसद के पाले में रहना चाहिए। इसको पर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई स्ट्रक्चर न दे दे या ऐसा कोई फैसला न दे दे जिसकी वजह से ये कानून के रूप में सामने आए। याचिकाकर्ता का ये भी तर्क था, उसका दलील थी कि ये एक फंडामेंटल राइट है। और ये सब फैसले जो हैं, ये इससे पहले वाले वीडियो में आप सुन चुके हैं। आप मैंने निष्कर्ष के रूप में आपको बताया था। जिस भी व्यूअर्स ने अगर इससे पहले वाला वीडियो न देखा हो तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, कृपया इसे देख लें और समझ लें कि सामाजिक रूप से इस फैसले का क्या असर पड़ता अगर ये इनकी बात मान ली जाती, और किस तरह से अम्मा बाबूजी बच गए ये
एक बहुत बड़ी बात है। आते हैं कि इसकी कानूनी रूप से जो घटनाएं आगे बढ़ती गई, इसको और देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को लेकर के देश के अलग अलग हाई कोर्ट से जो है याचिकाएं एक साथ क्लब कर दी गई, सब एक साथ। कई हाई कोर्टों में ये मामले चल रहे थे। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भैया, ऐसा है कि सारी याचिकाएं इधर ले आओ, यहीं सुनते हैं, यहीं से फैसला देते हैं। तो उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय पीठ बनाई। ये 2023 की बात है। 3 सदस्यीय पीठ ने इन सब याचिकाओं की सुनवाई की और कहा कि सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह मौलिक मुद्दा है, इसलिए इसके लिए एक और बड़ी पीठ बनाई जाए, संविधान पीठ। क्योंकि संविधान पीठ में कम से कम 5 जजों का होना जरूरी है। तो इसलिए इस पूरे प्रकरण को, पूरे मुद्दे को संविधान पीठ के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब ने इसको जो है एक संविधान पीठ बनाई, जिसमें वो खुद भी शामिल थे। तो सुनवाई होने लगी। अब थोड़ा सा लौटते हैं हम लोग और बैकग्राउंड में चले जाते हैं। सितंबर 2018 में समलैंगिक को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। इसी क्रम में अक्टूबर 2018 में केरल हाई कोर्ट ने एक लेस्बियन जोड़े को लिव इन रिलेशन में रहने की इजाजत दे दी। इसके बाद जनवरी 2020 में समलैंगिक विवाह को संवैधानिक करार करने के लिए केरल हाई कोर्ट में एक याचिका भी आ गई। उधर दिल्ली हाई कोर्ट में सितंबर 2020 में एक याचिका आती है, उसमें भी समलैंगिक विवाह को वैध करार करने का आग्रह किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार से अपना व्यू पॉइंट रखने को कहा। साल 2020 और 21 ये कोविड पीरियड भी है, सुनवाई भी थोड़ा सा उसमें व्यवधान भी आया। और कई बार तो आपने सुना होगा कि ऑनलाइन सुनवाई हो रही है। तो कोर्ट की सुनवाई और ऑनलाइन सुनवाई में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। तो ये मामला थोड़ा सा धीरे से चला और साल 2020-21 में दिल्ली हाई कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी जामा पहनाने के लिए 7 याचिकाएं आ गई। और उसके बाद नवंबर 2022 में हैदराबाद के एक जोड़े ने, जो मैं जिक्र कर चुका हूं, जो गे कपल था, उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और अल्टीमेटली ये चला गया मामला संविधान पीठ के पास में। संविधान पीठ ने अप्रैल मई में 10 दिन तक लगातार इसकी सुनवाई की और 10 मई को जब सुनवाई पूरी हुई तो अपना फैसला रिजर्व कर लिया। अल्टीमेटली ये फैसला इस मामले का 17 अक्टूबर 2023 को आता है। इस तरह से एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बनने से ये फैसला रह गया। लेकिन इसने उससे भी बड़ा काम एक समाज के लिए किया है। समाज को और भी डिस्टॉर्ट होने से, सोसाइटी को और भी खराब रास्ते में जाने से रोका है। और फिर भी ये माइलस्टोन रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने ऐसा किया था। और जब जब ये मामले आएंगे, जब तक संविधान पीठ में 7 जज नहीं हो जाएंगे, तब तक ये फैसले को पलट नहीं पाएंगे। कोई भी पीठ, 1 जज की हो, 2 की हो, 3 को है, कितनी की भी हो, वो अगर कोई फैसला देती है तो उस पीठ का फैसला पलटने के लिए उससे ज्यादा जजों की संख्या वाली पीठ होनी चाहिए, तभी वो फैसले पलट सकती है। और अब मैं समझता हूं कि फिलहाल जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए हैं, विशेषकर चीफ जस्टिस ने दिए हैं, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा कि समलैंगिक समुदाय से भेदभाव न हो और पुलिस उनको परेशान न करे। अगर वो घर नहीं लौटना चाहें तो उनके साथ जबरदस्ती न हो। समलैंगिक परिवार से दबाव की शिकायत करें। समलैंगिक परिवार अगर किसी दबाव की शिकायत करते हैं तो इसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाए। एफआईआर दर्ज करने से पहले सुनिश्चित करें कि शिकायत संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं। समलैंगिकों के अधिकार के बारे में आम लोगों को जागरूक करें। उनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन शुरू करें। समलैंगिक जोड़ों की सुरक्षा के लिए, समलैंगिक जोड़ों के लिए सुरक्षित आवास, सेफ हाउसेज बनाएं। इंटरसेक्स बच्चों को ऑपरेशन के लिए मजबूर न किया जाए।
किसी को हार्मोनल थेरेपी से गुजरने के लिए दबाव न डाला जाए, समलैंगिकों के लिए चिकित्सा सुविधा में कोई परेशानी न हो। इसके अलावा जो एक कमेटी गठित करने का सुझाव दिया है वो ये देखे कि समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चा गोद ले सकते हैं, इस पर कमेटी विचार करे। राशन कार्ड, बैंक खाते, ग्रेजुएटी पेंशन जैसे सामाजिक लाभ के बारे में भी कमेटी तय करे। इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिलने वाले लाभों पर भी कमेटी विचार करे। कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सुझाव लागू किए जाएं और इस तरह से एक स्ट्रक्चर ही इसको माना जाए, गाइडलाइन है जो केंद्र सरकार के लिए दिया गया है। अब केंद्र सरकार कितनी जल्दी या कितनी देर से इसका पालन करती है या इस पर विचार करती है ये बात अलग है, क्योंकि कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। और अब आप ये भी देख लेंगे कि इस याचिका में जहां समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की बात थी तो इन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल एक्ट में भी बदलाव की बात की थी, वो भी इस मुकदमे में यानी कि इस याचिका की सुनवाई के फैसले में उसको भी नहीं बदला गया है। और विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट को असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि सती और विधवा पुनर्विवाह तक के विवाह का स्वरूप बदल गया है और यह एक अटल सत्य है। ऐसे कई बदलाव संसद से आए हैं। उन्होंने कहा यदि राज्य पर सकारात्मक दायित्व लागू नहीं किए गए तो संविधान में अधिकार एक मृत अक्षर होंगे। समानता को विशेषता वाले व्यक्तिगत संबंधों के मामले में अधिक शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानता प्राप्त करता है। अनुच्छेद 245 और 246 के तहत सत्ता में संसद के विवाह संस्था में बदलाव लाने वाले कानून बनाए हैं। इससे पहले जो कानून बनाए थे वो संसद ने ही सब बनाए थे, बता रहे हैं। और विवाह संस्था में परिवर्तन भी आया है। हम जब स्वतंत्र हुए थे तब से आज तक स्थिति काफ़ी बदली है। तो यही चीफ जस्टिस का भी कहना है कि आप जो हमने ये गाइडलाइन दी हैं इसके परिप्रेक्ष्य में आप काम करें और इसका क्रियान्वयन करें। समलैंगिक को बच्चा गोद लेने का अधिकार की जो बात है, उन्होंने कहा कि CARA यानी कि कारा जो एक्ट है, चाइल्ड एडॉप्शन रेगुलेशन एक्ट, उसकी धारा 5 और 3 परोक्ष रूप से सभी चीज़ों को वो दुरुस्त कर देती है। इसलिए जो है इसमें कोई अलग से कानून या अलग से फैसला देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि समलैंगिकता केवल शहरी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये गांव देहात में भी है। लेकिन गांव देहात में अगर है तो भाई ढका छुपा है। जब तक समाज में कोई चीज़ पर्दे में रहती है, पर्दा न हटाओ। हम लोगों के उसमें कहा भी गया है, बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। तो ऐसे में हमें कुछ चीज़ों को या जुडिशरी को भी या विधायिका को भी, पार्लियामेंट को या असेंबलीज को भी इन मामलों में कहीं थोड़ा बहुत जागरूकता अगर फैलानी हो तो उसको प्लस और नेगेटिव जरूर बताएं। हाँ, यह है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, हर व्यक्ति के प्राइवेसी अपनी है, लेकिन उसकी प्राइवेसी कहाँ तक है ये भी देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो प्राइवेसी उसकी इतनी बढ़ जाए कि दूसरे की प्राइवेसी का हनन हो। तो इसलिए जो है इन सब बातों पर धीरे धीरे हमें विचार भी करना पड़ेगा। आज के समय में अगर एक कानून बनता है तो उसके तोड़ के लिए 2-3 रास्ते और निकल जाते हैं। एक वकील साहब ने फला तर्क दिया तो दूसरा वकील साहब उससे बढ़ के वो तर्क दे देता है। अभी आपने अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर में निष्क्रिय करने वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में सुना हो, किस तरह के तर्क दिए गए कि वहां पर अलग संविधान है और वहां की सॉवरेंटी अलग है। तो तर्क गढ़ने में या उसको बाद में लॉजिकली इलॉजिकली जैसे भी हो, बाय हुक एंड क्रुक जो है कोर्ट को प्रभावित करने की बात है। कोर्ट अगर उस बात को समझ लेता है, उनकी बात में दम लगता है तो वो भले ही नैतिक हो या अनैतिक हो, कोर्ट फैसला देता है, क्योंकि कानून की उसकी आंख में पट्टी बंधी हुई है। संवेदनशीलता या भावना का कानून के उसमें या कोर्ट के
मामले में कोई भी स्थान नहीं है। संवेदनशीलता समाज की हो सकती है, परिवार की हो सकती है, राजनीतिक सत्ता की हो सकती है, लेकिन एक न्यायिक जो व्यवस्था है वो संवेदनशीलता के बजाय वो कानून के पर ज़्यादा निर्भर है, कानून पर ज़्यादा आधारित है। इसी के तहत समलैंगिक विवाह, सेम जेंडर मैरिज, ये फैसला जो आया है वो इतिहास में भले ही उतना बड़ा फैसला न कहा जाए, लेकिन इसके भी मायने हैं। और ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। जिन भी व्यूअर्स ने अब तक जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।